आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज पीएम शेख हसीना की मुलाकात होगी। आपको बता दें कि द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने के लिए ये चर्चा की जाएगी। राजकीय यात्रा पर भारत आई है शेख हसीना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने वाली हैं और साथ ही आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी उनकी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने के लिए आज बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि शेख हसीना के भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर है वो, और विदेश मंत्री एस जयशंकर से उन्होंने मुलाकात भी की है और विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। साथ ही जानकारी दे दें कि एस जयशंकर ने एक्स पर कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करके प्रसन्नता हुई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बजट सत्र से पहले वित्त मंत्री की आज बैठक होनी है। आपको बता दें कि राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ वे बैठक करने वाली है। सुबह करीब 11 बजे वित्त मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी और आपको बता दें कि आज दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की भी बैठक होने वाली है। जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक आज होगी और साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बैठक करने वाली है। इसके साथ ही ये जानकारी हम आपको दे दें कि बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, चूंकि 24 तारीख से अगर हम बात करें तो सेशन शुरू हो रहा है जो कि 3 जुलाई तक चलेगा और उसके बाद 18 जुलाई को बताया जा रहा है कि जो पहला बजट है इस साल का वो पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट सत्र से पहले आज सुबह करीब 11 बजे राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक करने वाली है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दोपहर करीब 2 बजे जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक आज दिल्ली में होगी। नई दिल्ली में आयोजित परिषद की इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान और संबंधित पक्ष सेवाओं पर कंपनी की गारंटी के अलावा दूरसंचार कंपनियों के भुगतान की बताया जा रहा है कि स्पेक्ट्रम फीस पर टैक्स लगाने का मुद्दा भी इसमें शामिल है। जीएसटी परिषद भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करता है कि ये देश के आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप हो और व्यवसायियों पर कर का बोझ कम करे। तो आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 11 बजे बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट होने वाला है उसको लेकर के चर्चा करेंगी। उससे पहले ये चर्चा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बार के बजट में क्या खास होगा, क्या विशेष होगा, किस चीज पर फोकस होने वाला है, क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु इस वक्त होगा और आम जनता को कैसे राहत दी जाए, इन महत्वपूर्ण विषयों पर आज इस बैठक में चर्चा होगी जो कि 11 बजे होने वाली है। और इसके साथ ही दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की भी बैठक है, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक आज आयोजित होने वाली है। बजट सत्र से पहले वित्त मंत्री की ये बैठक काफी ज्यादा खास मानी जा रही है, क्योंकि अब जो बजट पेश होगा उस बजट में क्या राहत आम जनता को मिल सकती है, किस चीज पर टैक्स स्लैब बढ़ाया जाता है, किस पर कम होता है, क्या कुछ बदलाव इस बार देखने को मिलेंगे, क्या महंगाई किस चीज में टैक्स ज्यादा बढ़ेगा, किस में कम होगा और साथ ही आम जनता को कितनी राहत मिलेगी, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस बैठक में जो है वो चर्चा होगी। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी हुई है तो अब आम जनता भी चाहती है कि कुछ चीजों से उनको थोड़ी राहत मिले। चाहे अगर हम बात कर ले तो जिस तरीके से घरेलू सामानों में और साथ ही गैस सिलेंडर के दामों की अगर हम बात कर ले तो इसमें देश की जनता ये चाह रही है कि कुछ राहत हमें मिलती हुई नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई काफी तेजी से बढ़ी है, लोगों के लिए भी समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज 11 बजे जो ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, इस पर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी और आम जनता को इस बार कैसे राहत दी जाए, क्या कुछ बदलाव किए जाए,
उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगी हमारी संवाददाता मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक सुबह 11 बजे होने वाली है जिस पर कई विषयों पर चर्चा होगी। अगर हम बात करें तो अब जो ये बजट पेश होगा इस पर जो खास फोकस होगा वो ये होगा कि आम जनता को कितनी राहत इस बार दी जाएगी, क्या इस बार उनके पक्ष में कुछ यहाँ पर जो बजट है वो पेश होगा, क्या महत्वपूर्ण बिंदु होंगे इस बैठक में? बिल्कुल कनिका, देखिए वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है वो बजट सत्र से पहले आज सुबह जो राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक करेगी वो बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि इसमें किसान और आम आदमी जो है उन लोगों को लेकर यहाँ पर ध्यान में रखकर कुछ जो अहम मुद्दे हैं जैसे जीएसटी हो गया उन पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे जो है जीएसटी परिषद की बैठक होगी। जीएसटी परिषद की आज जो होने वाली बैठक है वो 53वीं बैठक है जो ऑनलाइन गेमिंग पर और उर्वरक पर काम करने के संबंधित जो ये बैठक होगी उसमें क्या कुछ उपलब्धियां होनी चाहिए या क्या कुछ उसमें मुद्दे होने चाहिए और क्या कुछ यहाँ पर जो है इसमें चेंजेस होने चाहिए उस पर जो है वो काम होगा। कनिका, बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है ऐसा आम जनता का कहना है और हम देख भी पा रहे हैं चूंकि गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, महिलाओं को काफी ज्यादा परेशानी होती है। क्या ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी इस बार क्या लगता है किसमें टैक्स स्लैब और ज्यादा बढ़ सकता है, किसमें घट सकता है, क्या महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं? इसके साथ साथ जीएसटी का तो आपने जिक्र किया ही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि बैठक में पेट्रोलियम उत्पादकों पर भी जीएसटी के दायरे में लाने की चर्चा होने वाली है और फिलहाल पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और नेचुरल गैस जैसे प्रोडक्ट पर जीएसटी के दायरे से ये चीजें अभी बाहर है जिनको जीएसटी में शामिल किए जाने की समय समय पर मांग होती रही है। इंडस्ट्री का कहना है कि इससे उसे फायदा हो सकता है। इंडस्ट्री जगत की जो उम्मीदें हैं वो कर्मचारियों को दी जाने वाली कॉर्पोरेट गारंटी पर टैक्स लगाने की परिस्थितियों और उनके वैल्यूएशन पर काउंसलिंग उनका कहना है कि काउंसिल में जो है वो अधिकता आ जाएगी। और इसमें जीएसटी काउंसिल की जो पिछली बैठक ये फैसला लिया गया था कि मूल कंपनियों ने जो गारंटी दी है उस राशि में 1% जो है वो वास्तविकता और प्रतिफल को जो भी अधिक से अधिक इसमें स्पष्टता ला सकता है उससे जो है वो फायदा होगा यहाँ पे देश की जीडीपी को। और इसके साथ ही बैठक में जीएसटी के दायरों को बोला गया है जैसे कि बाकी के जो मंत्री है वित्त मंत्री उन्होंने कहा है कि राज्यों को लेकर जो राज्य में स्थिति है उन पर जो आम जनता परेशान है उस पर काम किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर बेरोजगार पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा रोजगार यहाँ पर जो है उपलब्ध कराने के एजेंडा यहाँ पर रखा गया है इस बैठक में। और आगे जो है ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए 28% टैक्स के फैसले की भी समीक्षा हो सकती है। काउंसिलिंग में अक्टूबर 2023 में जो है 92 जो बैठक हुई थी कनिका, उसमें ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स गेमिंग और कैसीनो पर 28% जो है वो जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया था। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और ये समझेंगे कि ये जो बैठक होने वाली है इस पर किन महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा होगी, क्या सबसे ज्यादा किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पर किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में सीएम धामी की कैबिनेट बैठक आज होनी है। आपको बता दें कि चुनाव खत्म होने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला लिया जाएगा। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन स्थित सभागार में ये बैठक होगी।
बाहरी लोगों के उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर चर्चा संभव है। हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग के लिए एसओपी प्रस्तावों पर चर्चा संभव है। और आपको बता दें कि दोपहर करीब 1 बजे ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव के बाद आज सीएम धामी मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक होने वाली है। बैठक करीब दोपहर 1 बजे सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला लिया जा सकता है। धामी कैबिनेट में बाहरी लोगों के उत्तराखंड में जमीन खरीदने और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग के लिए एसओपी जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ट्रैकिंग के लिए अभी तक कोई एसओपी नहीं है, जबकि पिछले 2 सालों में ट्रैकिंग के दौरान कई यहाँ पर ट्रैकर्स अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो आज जो बैठक है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है और सचिवालय के विश्वकर्मा भवन स्थित सभागार में ये बैठक आयोजित हो रही है। इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी और धामी कैबिनेट की ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद ये पहली कैबिनेट मीटिंग है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं, जिस पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा होनी है। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। पेपर लीक करने पर 3 से 5 साल तक की सजा होगी। अब पेपर लीक करने पर 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। एक बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने इसकी अधिसूचना जारी की है। ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल तक की जेल होगी और इसे 10 लाख रुपए जुर्माने तक का भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। साथ ही 5 साल तक ये और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कानून से पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था, जिसके चलते काफी लंबे समय से अगर हम बात करें तो पेपर लीक के मामले सामने आते रहते थे। और जिस तरीके से नीट और यूजीसी नेट मामले में भी गड़बड़ी देखने को मिली, जिसके चलते छात्रों में बेहद आक्रोश है। आए दिन प्रदर्शन की तस्वीरें देखी जा रही हैं और छात्रों का ये कहना है कि उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो सिर्फ उन छात्रों के साथ ही नहीं बल्कि देश के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है और अब कहीं ना कहीं एक ठोस कदम, ठोस कानून यहाँ पर लागू किया गया है, जिसको लेकर के अधिसूचना भी जारी की गई है। तो केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। पेपर लीक करने पर अब 3 से 5 साल तक की सजा होगी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक संपन्न हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर यह बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनावों का विश्लेषण किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर शुक्रवार देर रात बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों का विश्लेषण किया गया। बैठक के बाद महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि चुनाव के दौरान हमारी क्या गलतियां रहीं, उन पर चर्चा की गई। हम उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे, साथ ही हमारी सरकार जनता की मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। वहीं बावनकुले ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेताओं ने झूठ बोलकर लोगों से वोट मांगे। अब जनता सब समझ चुकी है। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर ये बैठक हुई। देर रात ये बैठक हुई और बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें बेहद महत्वपूर्ण चुनाव को लेकर के विश्लेषण जो है वो किया गया।
और एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, तमिलनाडु शराब कांड में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु में जहरीली शराब से 50 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। अस्पतालों में करीब 135 लोग भर्ती बताए जा रहे हैं। जिले के कलेक्टर एसपी हटाए गए हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। घटना की जांच सीबी और सीआईडी को सौंपी गई है। तमिलनाडु के आपको बता दें कि कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो कि अब 50 तक पहुंच चुका है। इनमें 3 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर भी है। अब तक 185 लोगों को बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुडुचेरी में JIPMER अस्पताल, स्लेम सरकारी अस्पताल और विल्लुपुरम सरकारी अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया था। इनमें अब तक 50 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। करीब 135 लोगों का इलाज फिलहाल जारी है। 30 लोगों की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। तमिलनाडु में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला 19 जून की दोपहर से शुरू हुआ था। इनमें पहले दिन अगर हम बात करें तो 34 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 24 तो एक ही गांव करुणापुरम के बताए जा रहे थे। 20 जून को सभी मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। 21 जून को मृतकों का आंकड़ा 47 पहुंच गया था और आज अगर हम बात करें 22 जून की तो यह आंकड़ा 50 तक पहुंच गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के निलोठी गांव में भीषण आग हादसा देखने को मिला। हनुमान धर्मकांटा के पास फैक्ट्री में भीषण आग लगी। मौके पर दमकल की 28 गाड़ियां मौजूद हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। तो दिल्ली के निलोठी गांव स्थित हनुमान धर्मकांटा के पास ये फैक्ट्री में भीषण आग का कहर देखा गया। मौके पर दमकल की 28 गाड़ियां मौजूद हैं। अभी तक किसी के घायल होने की फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आग पर फिलहाल आपको बता दें कि काबू पा लिया गया है। यहाँ हम आए जब उस टाइम फ्लैम बहुत फैली हुई थी, पूरी बिल्डिंग में फ्लैम फैली रही थी। वही गाड़ियाँ तो काफ़ी आ चुकी हैं, पर लेकिन यहाँ भाई हम तो करीब 8 के करीब से आ रहे हैं। यहाँ 8 बजे के करीब से क्या टाइम हो गया आप देखो ना। इंजर्ड कोई नहीं है, बाकी ये जो आग थी यह कंट्रोल कर ली है। वैसे यहाँ हम आए जब उस टाइम फ्लैम बहुत। थाने में टीन शेड गिरने से एक भीषण हादसा हुआ। आपको बता दें कि फुटबॉल टर्फ क्लब में टीन शेड गिरी और शेड गिरने से कई बच्चे घायल हो गए। परिसर में 17 से 18 बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। इमारत की शेड गिरने से कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं और शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि परिसर में फुटबॉल खेलने 17 से 18 बच्चे गए थे। हवा की वजह से बच्चों के ऊपर दूसरी सोसाइटी का एक पतरा बच्चों के ऊपर गिर गया और इस दौरान 7 बच्चे घायल हो गए, जिसमें से 4 बच्चे फिलहाल ठीक हैं और 3 संवेदनशील अवस्था में। फुटबॉल टर्फ है और वहाँ पे रोज के रोज फुटबॉल खेलने वाले जो हमारे इस परिसर के बच्चे हैं वो गए थे। करीबन 17 से 18 बच्चे थे और अचानक जो हवा आई वो हवा की वजह से बाजू की जो सोसाइटी उसके ऊपर का एक पतरा जो है बड़े पैमाने पे हवा में उड़ के सर पे आके गिरा और 7 बच्चे इंजर्ड हो गए। उसमें से 4 ठीक है, मगर 3 बहुत संवेदनशील क्षेत्र में उनको रखा है और ये देखने हॉस्पिटल में माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब को मैंने ये घटना का कथन कर दिया। उन्होंने बोला कि किसी भी तरह की तकलीफ पेरेंट्स को नहीं होनी चाहिए। मैंने डॉक्टर और प्रशासन से बात की है कि पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है वो हम उठाएंगे। बच्चों को अगर किसी भी बड़े से बड़े सर्जन की जरूरत होगी तो भी हॉस्पिटल में मंगा के लेना चाहिए और पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है वो बच्चों की हम ले लेंगे और उनके कैसे जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाए उनकी भी हम जिम्मेदारी के साथ प्रशासन जो हॉस्पिटल का है उनसे बात कर दी है, तो वो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। से 18 बच्चे फुटबॉल खेलने के लिए यहां पर आए थे।